हेलो एवरीवन। CUET PG 2024 पेपर कोड COQP 11 का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉमन क्वेरीज़ हैं, उन सारी क्वेरीज़ को हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहली क्वेरी तो स्टूडेंट्स की आ रही है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, खासकर DU LLB के लिए, कि कितने मार्क्स पे उनका एडमिशन DU के अंदर LLB प्रोग्राम में हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेरी स्टूडेंट्स की ये भी है कि अगर उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है या उन्हें लग रहा है कि उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो उन केस में उन्हें क्या करना चाहिए। या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको लग रहा है कि हो सकता है उनका एडमिशन हो जाए या हो सकता है उनके मार्क्स थोड़े कम रह जाएं, तो इस केस में बैकअप ऑप्शन उनके पास क्या है, कौन सी ऐसी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एंट्रेंस की प्रिपरेशन वो कर सकते हैं अगर आपको 3 ईयर LLB में एडमिशन लेना है। तो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर एग्ज़ाम की बात करें तो पैटर्न आपने खुद ही देखा है, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपने देख लिया होगा। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे अभी डिस्कशन नहीं करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, उनका एग्जैक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन की डिटेल्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आप कई बार देख चुके हो, आपने खुद भी डिस्कस कर लिया होगा और उसको मैं आगे डिस्कस नहीं करूँगा। अब आगे आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश या लैंग्वेज की बात करें, हिंदी या इंग्लिश की, तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 15-16 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। अब देखो, एक क्वेरी स्टूडेंट्स की ये भी आ रही थी कि जो हम क्वेश्चन पेपर हमारा सामने जब आया, खुला, ओपन हुआ, तो उसमें हम इंग्लिश से भी क्वेश्चन देख पा रहे थे, अगर लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं तो हम हिंदी के भी क्वेश्चन देख पा रहे थे। तो क्या हम ऐसा कर सकते थे कि कुछ क्वेश्चन हिंदी के अटैम्प्ट कर लिए, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के अटैम्प्ट कर लिए? तो देखो, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको सिंगल लैंग्वेज, जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, जो आपने मीडियम सेलेक्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर चूज़ करने थे। क्योंकि मेरे पास जहाँ तक नॉलेज है कि जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन था उसका राइट आंसर कोई और ऑप्शन था, और जो हिंदी वाला क्वेश्चन था उसका राइट आंसर कोई और ऑप्शन था। तो इस केस में आपको ऐसा नहीं करना था बिल्कुल भी कि आपने कुछ इंग्लिश के अटैम्प्ट कर लिया, कुछ हिंदी के अटैम्प्ट कर लिया। ऐसा आपको नहीं करना। जो मीडियम आपने चूज़ किया है उसी लैंग्वेज के क्वेश्चन आप सेलेक्ट करो। अगर आपने हिंदी मीडियम चूज़ किया था तो आप हिंदी के क्वेश्चन आपको करने थे, अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया था तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन वहाँ पे करने थे। तो लैंग्वेज से 15-16 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था जिसके 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा कुछ आपके करेक्ट स्पेलिंग के 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा आर्टिकल्स के ए एन द वाले वो एक क्वेश्चन था। आपके पैराजम्बल से एक क्वेश्चन था। फिल इन द ब्लैंक्स वाले कुछ क्वेश्चन थे। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो बेसिकली आपका जनरल जो देखा गया है कि 1-2 क्वेश्चन में वोकैब वाले जो क्वेश्चन थे, एंटोनिम्स, सिनोनिम वाले, वो कुछ स्टूडेंट्स के गलत हुए हैं। बाकी जनरली मोस्टली सभी स्टूडेंट ने अपना लैंग्वेज का सेक्शन जो है ठीक से अटैम्प्ट कर लिया है। मोस्टली क्वेश्चन स्टूडेंट ने जो भी अटैम्प्ट किया है वो ठीक ही किए हैं। तो अगर हम देखें तो आपका जो लैंग्वेज का पेपर आया वो ईजी टू मॉडरेट का है। कुछ क्वेश्चन आप टफ बोल सकते हो, लेकिन जनरली क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। जनरल एप्टीट्यूड या मैथ्स की बात करें तो इस बार ये सरप्राइजिंगली पहले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते थे मैथ्स से। अब लास्ट ईयर की बात करें तो 25 क्वेश्चन थे मैथ्स से, उससे पहले की बात करें तो 25 क्वेश्चन थे मैथ्स से। लेकिन इस बार क्वेश्चन बहुत ही कम कर दिए हैं, और क्वेश्चन का लेवल जो है वो भी पहले के मुकाबले थोड़ा ईजिया लेवल जो है बिल्कुल ठीक ठीक लेवल लग रहा है यहाँ पे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन गलत भी थे, कुछ में डेटा गलत था, कुछ में क्वेश्चन में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी, कहीं पे गलत कुछ टाइप कर दिया था, नेम में कहीं मिस्टेक्स थी। लेकिन इस बार जनरली देखा गया है कि 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी क्वेश्चन ठीक हैं। एक आपका सीरीज़ वाला क्वेश्चन था जिसमें यहाँ पे 17 आना था, यहाँ पे 13 लिखा हुआ था, उसको छोड़ दें, 1-2 क्वेश्चन और छोड़ दें, तो जनरली क्वेश्चन में मिस्टेक्स काफ़ी कम है। लास्ट ईयर कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन में मिस्टेक्स थी, इस बार क्वेश्चन में मिस्टेक्स कम है, और जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो काफ़ी कम कर दिए हैं, और कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो मेजर चेंज यही देखने को मिला है कि मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी कम है, रीजनिंग के क्वेश्चन कम है, और कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ये 10 क्वेश्चन की बात करें तो मोस्टली स्टूडेंट ने बोला कि अगर हमने प्रिपेयर किया था तो जनरली जो क्वेश्चन थे वो ईजी थे। जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी उनके लिए मॉडरेट बोल सकते हैं, टफ बोल सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो स्टूडेंट से फीडबैक है कि मैथ्स के क्वेश्चन जो है ठीक है, ईजी हैं। लॉजिकल रीजनिंग के 13-14 क्वेश्चन थे, और इसमें स्टूडेंट्स का कहना है कि कुछ क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा सॉल्व करने में। तो ये मैं कहूँगा कि मॉडरेट टू कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड लेवल के भी थे। हार्ड लेवल का मतलब क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन आपको सॉल्व हो नहीं पाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंदी थे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो थे आपके ईजी टू मॉडरेट लेवल के थे। बाकी जनरल नॉलेज की बात करें तो करंट अफेयर का सेक्शन इस बार थोड़ा ज़्यादा पूछा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और टोटल करंट अफेयर से या जनरल नॉलेज में करंट अफेयर को इंक्लूड कर दें तो 20 क्वेश्चन आए, जिसमें से आपके 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, या 5-6 क्वेश्चन बोलो आप तो करंट अफेयर के इसमें पूछे गए हैं। बाकी कंप्यूटर में इस बार काफ़ी चेंज किया गया, 14-15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर सेक्शन से पूछ लिए गए हैं, और उसमें भी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो काफ़ी हार्ड हैं। इसी तरह से जीके के अंदर एक साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया है, वो काफ़ी हार्ड है, उस वो एक्सपेक्टिंग कर सकते हैं कि कोई अगर जनरल नेचर का पेपर देने जा रहा है तो उसमें उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जीके में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी हार्ड पूछे हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर
कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरली कंप्यूटर के स्टूडेंट जो बेसिक प्रिपरेशन करते हैं कंप्यूटर बेसिक की, उनसे नहीं हो पा रहे थे। बाकी अराउंड 9 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के करने लायक थे, डूएबल थे। तो अगर ओवरऑल देखें तो पैटर्न में एक जो बड़ा चेंज है वो यही है कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है काफ़ी इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। बाकी ओवरऑल देखो तो जीके को क्वेश्चन भी पहले भी 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आते थे, अब भी 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आए हैं। लैंग्वेज के क्वेश्चन पहले 20 के अप्रॉक्सीमेटली आए थे, अब थोड़ा क्योंकि 100 से 75 क्वेश्चन हुए हैं तो वो 15-16 आए हैं। तो मेजर चेंज यही है कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। बाकी एग्जाम का ओवरऑल नेचर देखें तो ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। मोस्टली स्टूडेंट ये तो बोल रहे हैं कि पैटर्न में काफ़ी चेंज हुआ है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि हमारा पेपर जो है ठीक हुआ है। ऐसे नहीं कि बहुत कम क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर पाए, ठीक ठाक क्वेश्चन। मोस्टली स्टूडेंट ने ये बोला है कि 50 से ऊपर मोस्ट स्टूडेंट के अटैम्प्ट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने 60 से ऊपर अटैम्प्ट किया, 65 अटैम्प्ट किया, कुछ स्टूडेंट ने 70 भी अटैम्प्ट किए हैं। लेकिन जनरली देखा गया है कि 50 से 60 के बीच में मोस्टली स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किए हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना यही है कि हमारा पेपर जो है ठीक ठाक हो गया है। बहुत ज़्यादा ख़राब पेपर उनका नहीं हुआ, हालांकि पैटर्न जो है उसमें थोड़ा चेंज था, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल था वो उतना हार्ड नहीं था। तो बेसिक ये आपका एग्जाम का एनालिसिस है। बाकी क्वेश्चन वगैरह आपने खुद देखें, उस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा यहाँ पे। अब देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मोस्टली स्टूडेंट ने, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे पोल कंडक्ट एक गूगल फॉर्म मैंने सर्कुलेट किया था, उसमें 125 स्टूडेंट ने उस फॉर्म को फिल किया। उसमें जो भी रिस्पॉन्स आया उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। तो मोस्ट स्टूडेंट का लगभग 50% स्टूडेंट का कहना है कि आपका एग्ज़ाम जो है मॉडरेट लेवल पे था। इजी टू मॉडरेट हम मान के चले कि एग्ज़ाम का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट है। ये आप बाकी सारे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, आप भी मोस्टली स्टूडेंट अग्री करोगे। जिसका एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गया तो वो हो सकता है वो बोले हार्ड है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ईजी टू मॉडरेट आपका पेपर आया है। अब देखो एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करें तो 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये ध्यान में रखो कि जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, पिछले 3-4 सालों का अगर मैं थोड़ा एनालिसिस यहाँ पे करूँ तो जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं रफली उसमें से 10% स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर मान लो 100 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जनरली। और ये जो 100 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें से ऐसा देखा गया कि 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, या 50 से थोड़े कम ही मान लो, 40 to 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ठीक से प्रिपरेशन करते हैं, वो थोड़े सीरियस होते हैं। बाकी 50-60% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं, उनका सिलेक्शन हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करते, या हो सकता है एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले प्रिपरेशन वगैरह करते हो थोड़ी बहुत, बाकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करते। तो मैं अगर देखूँ तो बेसिक कैलकुलेशन मेरी ये रहती है कि जो भी स्कोर मेरे पास आ रहा है उसमें से टॉप 20% स्टूडेंट्स का जो स्कोर आ रहा है जनरली उसके आसपास कट ऑफ रहता है। ठीक है, ये 20% कैसा है कि 100 स्टूडेंट्स थे उसमें से 50 सीरियस थे, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो सीरियस स्टूडेंट होगा वही गूगल फॉर्म वगैरह फिल करेगा। जिसको प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं है वो यूट्यूब चैनल पे क्या ही फॉलो कर रहा होगा, वो आराम से एग्जाम देके अपना घूम रहा होगा मस्त, उसको उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, फिल किया, जिन्होंने अपने मार्क्स वगैरह फिल किए हैं, एग्जाम का एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया है, वो स्टूडेंट मैं मान के चल रहा हूँ कि सीरियस स्टूडेंट है। तो 50% में से 50 स्टूडेंट से 10 निकालो तो ये 20% बनता है। तो जनरली हम ये मान के चल सकते हैं कि जो टॉप 20% का स्कोर बन रहा है मोस्टली उसके आसपास ही आपका स्कोर, आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो 7.2% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बोला कि उनका स्कोर जो है 230 से 250 के बीच में होना चाहिए। 11.2% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बोला कि उनका स्कोर 210 से 230 के बीच में होना चाहिए। और 25.6% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बोला कि उनका स्कोर 190 से 210 के बीच में होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो 26.4 ने बोला 170 से 190 के बीच में हो सकता है। 15.2% ने बोला 150 से 170 के बीच में हो सकता है। 9.6 ने बोला कि 130 से 150 के बीच में हो सकता है। बाकी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि 130 से भी कम, यानी कि 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 130 से भी कम आने की उम्मीद उनको है। तो अगर आप ये टॉप के 3 लेयर्स को भी मिला लो तो ये स्टूडेंट्स जो हैं इनको मिला के यही 40% हो जाता है। ठीक है, अब या तो हो सकता है कि जिन्होंने गूगल फॉर्म फिल किया है वो थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या हो सकता है कि ये एक्चुअल सिचुएशन हो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारा स्कोर किया है। लेकिन अगर इस डेटा को हम ठीक से एनालाइज करें तो हम ये तो बोल सकते हैं कि 190 से नीचे स्कोर कट ऑफ जाने की चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 40% स्टूडेंट तो ऐसे ही हैं जिनका 190 या उससे ऊपर स्कोर बन रहा है। यहाँ पे आप देखो
इन तीनों को मिला लो आप, 25.6, 11.2, 7.2, इनको मिला लोगे आप तो ये 40 से ऊपर बन रहा है। तो 40% स्टूडेंट तो ऐसे ही हैं जो बोल रहे हैं कि 190 से ऊपर स्कोर उनका आ सकता है। तो 190 से कम जाने की कट ऑफ कम जाने के चांसेस तो काफ़ी कम लग रहे हैं। इसके अलावा मैं भी हर कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है वो सारी चीज़ें अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। बाकी अगर कैटेगरी वाइज देखें तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स जो है अप्रॉक्सीमेटली 43% है, 16.8% जो है EWS कैटेगरी के थे, 24% आपके OBC, 11.2 SC और ST का परसेंटेज जो है काफ़ी कम है, 2% के आसपास जो है SC ST स्टूडेंट थे। तो जनरली ये देखा गया है कि DU LLB में ST का परसेंटेज काफ़ी कम रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप ST कैटेगरी से हो तो अगर आपके 80-90 मार्क्स भी हैं तो भी चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ST में कट ऑफ का कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। जब 400 नंबर का पेपर होता था उस समय भी 100 नंबर के आसपास भी एडमिशन होते थे ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के। तो अगर आपके 80-90 स्कोर भी बन रहे हैं और आप ST कैटेगरी से हो तो आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। बाकी अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको ये कट ऑफ बताई थी कि आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की 190 जा सकती है। 190 से ऊपर अगर आपका है तो आप सेफ लगभग माने जा सकते हो। EWS में 180 बताई थी मैंने, OBC में 170, SC कैटेगरी के अंदर 140-150 के आसपास आप सेफ मान सकते हो। बाकी ST में देखो 120 के आसपास आपके हैं तो आप सेफ हो ही। बाकी मैंने जैसे आपको बताया कि ST का कोई भरोसा होता नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं ST कैटेगरी से। तो 80-90 नंबर भी आपके हैं तो आपका एडमिशन हो जाना चाहिए ST कैटेगरी में। अब देखो लास्ट वीडियो में मैंने जब बताया था आपको तो ये मैंने बताया था कि ये सेफ स्कोर है कि 190 से ऊपर आपके हैं तो आप सेफ ही हो। लेकिन अभी मैं आपको बोलूँगा कि ये मिनिमम इतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पीछे डेटा दिखाया कि लगभग 40% स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फिल किया उसमें ऐसे थे जो बता रहे हैं कि हमारा 190 से तो ऊपर स्कोर आएगा ही आएगा। तो इसके अगर आधे परसेंट 20% लोगों का भी आ जाता है और ये ठीक ठाक परसेंटेज है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि फिर भी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुआ ही है, कुछ स्टूडेंट्स से क्वेश्चन गलत भी निकलेंगे, थोड़ा अभी कॉन्फिडेंस ज़्यादा भी होगा कि हाँ मेरा पेपर ठीक हो गया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कट ऑफ जो है अप्रॉक्सीमेटली ठीक रहनी चाहिए, इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जानी चाहिए। बाकी 100% कन्फर्म तो कोई नहीं बता सकता, 100% क्या 80% श्योरिटी के साथ भी कोई नहीं बता सकता, ये प्योर तुक्का है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्योर तुक्का है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो 190 के आसपास अगर आपका स्कोर है या उससे आप ऊपर आपका स्कोर जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एडमिशन DU LLB के अंदर हो जाना चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं DU के अंदर 3 सेंटर्स हैं, LC1 है आपका, LC2 है और आपका CLC है। ठीक है, अब देखो LC1 और LC2 की जो कट ऑफ होती है वो जनरली सेम होती है। तो ये जो कट ऑफ मैं यहाँ पे लिखी है मैंने, ये LC1 और LC2 के लिए है। अगर आपको CLC में एडमिशन लेना तो इसमें कम से कम 20 से 30 मार्क्स और ऐड करो आप, ठीक है, तो आपको CLC में एडमिशन मिलेगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि CLC बहुत अच्छा है, LC1 LC2 थोड़ा कोई ख़राब है, उससे नीचे है, तीनों सेंटर से काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि CLC का नाम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग में चलता है, थोड़ा एलुमनाई नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका नेटवर्क भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्या बोले, जब आप बाहर जाओगे थोड़े एक्सपीरियंस लोगों से मिलोगे तो उसमें CLC के लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा नाम वगैरह ज़्यादा। बाकी LC1 और LC2 की तो बिल्डिंग भी नहीं है, CLC की बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है। लेकिन ऐसा नहीं कुछ नहीं है कि आपको एक सेंटर में एडमिशन मिले, CLC में एडमिशन ना मिले तो आप बोलो कि मैं दूसरा अटैम्प्ट दूंगा, ऐसा आपको नहीं करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया, हालांकि मैं CLC से हूँ फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ CLC से होने के बावजूद भी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि LC1 LC2 खराब है। आपको शुरू में लगेगा ऐसा, लेकिन आप जब एडमिशन ले लोगे उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला आपको। DU के बाहर जैसे आप जाओगे आप बोलोगे मैंने DU से लॉ करी है, जो DU के अंदर का स्टूडेंट नहीं है वो, उसे नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, CLC1 LC1 क्या है, LC2 क्या है, CLC क्या है, उसे कुछ नहीं पता। जो DU के अंदर के स्टूडेंट्स हैं उनको इतना वही इतना देखते हैं कि कौन CLC से है कौन LC2 से है, ठीक है। बाकी CLC से होने के बावजूद मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसमें भी आपको एडमिशन मिले आप ले लेना। तो अगर CLC में आपको एडमिशन चाहिए तो 20-30 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो CLC होती है, तो उसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। इसके अलावा हॉस्टल की पूछते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो हॉस्टल जो है मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। DU का अपना कोई स्पेसिफिकली हॉस्टल नहीं है सिर्फ लॉ फैकल्टी के लिए, जो नॉर्मल DU के PG वाले हॉस्टल्स हैं जो PG स्टूडेंट्स के लिए होते हैं वही आपको मिलते हैं। तो आप मान के चलो कि अगर आप टॉप 150 के आसपास हो, या 150 को भी मुश्किल ही मिल पाता है क्योंकि काफ़ी कम हॉस्टल्स में सीट होती हैं, तो 100 आप टॉप 100 में हो, टॉप 150 में हो, तो उस केस में आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। मैं आपको बोलूँगा इससे ऊपर आपका स्कोर है तो आप
मान सकते हो कि आपका एडमिशन हो जाए। हालांकि इस बार स्टूडेंट का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा स्कोर उन्होंने किया है। अगर 300 में से देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उनके ठीक हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं मान के चलूँगा कि ये, क्योंकि कंप्यूटर का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है, उसमें काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत हुए होंगे, जीके सेक्शन में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे उसमें गलती हुई होगी। तो 190 के आसपास आपका स्कोर है तो आप सेफ़ हो। 200 से ऊपर है तो बिल्कुल ही सेफ़ हो, 200 से ऊपर तो आराम से हो ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि 190 से ऊपर आप सेफ़ हो। अब देखो नेक्स्ट ये आता है कि हमारा स्कोर तो भाई 190 के आसपास आने की उम्मीद कम है, या 180 के आस से नीचे हमारा स्कोर आ रहा है, तो उस केस में क्या करें? तो देखो अभी आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है अच्छी यूनिवर्सिटी का, वो है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जिसको आप PULLB के नाम से भी जानते हो। इसका एग्ज़ाम जो है आपका, ये आपका होगा 23 जून को, 23/6/2024 को ये आपका एग्ज़ाम होना है। इसके फॉर्म अभी नहीं आए हैं, जब भी फॉर्म आएंगे तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे दी जाएगी। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो क्या है, कैसी यूनिवर्सिटी है? तो देखो अगर 3 ईयर लॉ की बात करें, 3 ईयर LLB की बात करें, तो पंजाब यूनिवर्सिटी डेफिनेटली टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आएगी जिसकी फ़ीस कम है। ठीक है, अब देखो NLU बैंगलोर भी कहने को गवर्नमेंट कॉलेज या कह सकते हो आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ पे एक तो सीट बहुत कम है, फीस थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको अगर हम कंसिडर ना करें तो 4-5 कॉलेज ही है जो आपके ठीक है। एक आपका DU हो गया, एक आपका BHU हो गया, इसके अलावा MSCT के अंदर आपके 2 कॉलेज, टॉप के 2 कॉलेजेस होंगे। इन 4 कॉलेज को अगर आप हटा दो तो उसके बाद आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का डेफिनेटली नंबर आता है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी, हालांकि मैं आपको बोलूँगा कि ऐसा कोई कंपैरिजन करना ठीक होता नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि टॉप 5 के अंदर तो डेफिनेटली पंजाब यूनिवर्सिटी आती है अगर आपको 3 ईयर का लॉ कोर्स करना है। टॉप पे आप बोल सकते हो कि NLU बैंगलोर है, हालांकि सीट बहुत कम है, फीस वगैरह ज़्यादा है। उसके बाद आप जितनी भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें DU, BHU, MHCT के अंदर टॉप के 2 कॉलेजेस, इसके अलावा इसके बाद फिर आप पंजाब यूनिवर्सिटी को रख सकते हो। आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, इसके अलावा और भी आपके दिल्ली के आसपास नोएडा के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, हरियाणा के अंदर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस से तो डेफिनेटली बेटर है। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन सभी में बेटर मानूंगा पंजाब यूनिवर्सिटी को। तो ये आपका बैकअप के रूप में आप इसको एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपका 180 से कम स्कोर बन रहा है, आपको उम्मीद है, तो आप डेफिनेटली इसका एग्ज़ाम दो। 190 के आसपास भी अगर आप घूम रहे हो तो भी आप सेफ ऑप्शन के रूप में, कि बैकअप ऑप्शन मेरे पास एक होना चाहिए। अगर आपको 3 ईयर लॉ में ही एडमिशन लेना, अगर आपके कोई और कोर्स में आपको एडमिशन ले सकते हो आप, तो उसमें आप ले लोगे, वो आपका बैकअप ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आपको लॉ ही करनी है तो बैकअप ऑप्शन आपके पास होना चाहिए कि DU में एडमिशन नहीं मिला, BHU में एडमिशन नहीं मिला, तो मेरे पास बैकअप ऑप्शन क्या होना चाहिए? अब देखो, हाँ अच्छा एक चीज़ और कि BHU और टिस के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या स्कोर होना चाहिए। तो देखो ये डिपेंड करता है, अगर BHU ने पहले अपनी लिस्ट निकाल दी, पहले उन्होंने एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट BHU की तरफ भी जाएंगे। लेकिन अगर DU ने, जनरली DU एडमिशन पहले ले लेता है, तो अगर DU ने एडमिशन पहले ले लिए तो BHU की कट ऑफ जो है जनरली DU से थोड़ी कम जाती है। तो अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है तो जो भी ये कट ऑफ है उससे 5-5 नंबर आप कम कर लो। अगर आपको टिस के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, टॉप कॉलेज का मतलब है कि जो टॉप कोर्सेज हैं आपके उसमें एडमिशन लेना है, तो आप इसमें से 10 नंबर इंक्रीज कर दो। ठीक है, जो भी आप कट ऑफ लिखे उससे 10 नंबर इंक्रीज कर दो, तो इसके अंदर जो भी आपके टॉप कोर्सेज हैं, टॉप 3 कोर्सेज हैं, उसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। COQP 11 के बेसिस पे जो एडमिशन हो रहा है उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये जो BHU के लिए और टिस के लिए पूछ रहे थे उसके लिए मैंने बता दिया आपको। अब देखो पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, डेफिनेटली कंट्री के अंदर, खासकर अगर आप नॉर्थ इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि साउथ इंडिया में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें हिंदी स्पीकिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उतने कंफर्टेबल होते नहीं हैं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जनरली ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काउंट होता है। कुछ और है जैसे IIT खड़गपुर है, उसके अंदर उसको आप काउंट कर सकते हो, लेकिन उसमें जो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका ही एडमिशन होता है, तो उसको ऐसा हम काउंट नहीं कर सकते। बाकी मेजर आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है, NLU बैंगलोर को छोड़ दो क्योंकि सीट्स कम है, फीस काफ़ी ज़्यादा है, तो टॉप 5 यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली आपका पंजाब यूनिवर्सिटी आती है। उसका 3 ईयर लॉ प्रोग्राम स्पेसिफिकली टॉप 5 के अंदर आता ही आता है। एग्ज़ाम मैंने जैसे आपको बताया 23 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, 10 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 तक 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है। पैटर्न किस तरह से, पेपर की प्रिपरेशन आप किस तरह से कर सकते हो वो अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपेयर करो, आपका बैकअप ऑप्शन के रूप में भी रहेगा। अगर आपका एडमिशन नहीं होता DU में तो उस केस में आप ले सकते हो आराम से पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन। अगर नहीं भी लेना आपको तो भी आप आराम से एग्ज़ाम दो,
कम से कम आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में घूमते हैं, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वो लंबी फीस भी देते हैं, वहाँ पे उनको उतना अच्छा करिकुलम भी नहीं मिलता, एनवायरनमेंट भी उतना कुछ खास नहीं मिल पाता, उनको एक्सपोजर भी उतना नहीं मिल पाता। तो उससे अच्छा आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, उन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तो काफ़ी बेटर है। अगर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, जैसे जिंदल वगैरह हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फीस भी काफ़ी ज़्यादा है उनकी। अब देखो पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉर्म तो मैंने जैसे आपको बताया अभी फॉर्म आए नहीं है, जैसे ही फॉर्म आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, फॉर्म वगैरह किस तरह से फिल करना, वो सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आपको। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के 3 ईयर लॉ प्रोग्राम के लिए एक अलग से व्हाट्सअप ग्रुप मैंने क्रिएट कर दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा ड्यू के जब एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा, जब आपका रिजल्ट वगैरह आना स्टार्ट होगा, जब आपकी आंसर की वगैरह आएंगी, वो सारी चीज़ें भी आपको चैनल पे अपडेट की जाएंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। एक व्हाट्सअप ग्रुप ऑलरेडी DU LLB के लिए बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। बाकी आपकी आंसर की वगैरह कब आएंगी, तो आपने जो कैलेंडर देखा था उसमें शायद आपकी जो डेट है वो 4 अप्रैल की शायद डेट है, ठीक है, मैंने उतना ध्यान से देखा नहीं था, याद नहीं है मुझे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 4 अप्रैल की उसमें शायद डेट दी हुई है। तो 4 अप्रैल के आसपास आपकी जो आंसर की है वो आ सकती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है, 1 घंटे 30 मिनट, यानी कि टोटल 90 मिनट आपको मिलेंगे, और 90 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 100 मार्क्स के ही, ठीक है। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो 30 मार्क्स के आपके आते हैं करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज, सेम आपका CUET PG की तरह। 40 मार्क्स का आपका आएगा, काफ़ी मेजर पोर्शन है, लीगल एप्टीट्यूड, जो लीगल अवेयरनेस का सेक्शन है, जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि लीगल अवेयरनेस का सेक्शन इसमें ऐड भी किया, फिर लीगल अवेयरनेस से क्वेश्चन भी नहीं पूछे, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन नहीं पूछे, हिस्ट्री से एक बोल सकते हो ज्योतिबा फुले वाला जो क्वेश्चन था वो आप पूछा गया है, इसके अलावा हिस्ट्री से भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो ये थोड़ा कुछ वियर्ड सा थोड़ा ट्रेंड कर दिया इन्होंने, पैटर्न थोड़ा वियर्ड कर दिया, लेकिन मैं बोलूँगा कि इसमें NTA की बहुत ज़्यादा गलती नहीं है। अब देखो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसका एडमिशन CUET PG के थ्रू होता है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ में CUET PG के थ्रू एडमिशन नहीं लेती है, उसके लिए अलग से एंट्रेंस करवाती है अपना। अगर DU को ये पता है कि उसको ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिसका लीगल एप्टीट्यूड बढ़िया हो, जो लीगल में जो पर्टिकुलर स्टूडेंट अच्छा हो वो स्टूडेंट चाहिए, तो वो अपना अलग से कोई एक पेपर कोड CUET PG के अंदर भी बनवा सकते थे, अलग से अपना एंट्रेंस भी ले सकते थे। लेकिन ये DU ने डिसाइड किया है, ये NTA ने डिसाइड नहीं किया कि DU LLB के अंदर ये COQP 11 से एडमिशन होगा, ये DU ने डिसाइड किया कि हम जो एडमिशन जो लेंगे वो COQP 11 के बेसिस पे लेंगे। तो ये NTA की गलती नहीं है कि आपको ऐसे क्वेश्चन फेस करने पड़ रहे हैं एक लॉ के एंट्रेंस में, क्योंकि ये लॉ का एंट्रेंस है नहीं, ये तो जनरल पेपर है। अब DU ने डिसाइड किया कि हम इसके थ्रू अपने एडमिशन लेंगे, तो यहाँ पे मेन गलती मैं DU की बोलूँगा कि ये ऐसे पेपर के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं जिसमें इतने सारे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन दे रखे हैं, साइंस का एक ऐसा अजीब सा क्वेश्चन दे रखा है, मैथ्स रीजनिंग पूछ रही, रीजनिंग तो चलो फिर भी हम मान सकते हैं, मैथ्स पूछी जा रही है लॉ स्टूडेंट से, तो ये उतना ठीक नहीं है। लेकिन गलती यहाँ पे NTA की कम है, हालांकि NTA ने भी थोड़ा उल्टा पैटर्न पे पेपर बना दिया है, लेकिन NTA की गलती कम है, DU की गलती ज़्यादा है। ये क्यों ले रहे हैं इस जनरल पेपर पे एडमिशन, इनको अपना या तो अलग से पेपर कोड बनाना चाहिए। DU के अंदर ऐसे प्रोग्राम भी है जिसके अंदर 50 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, और उसमें कोई ढंग का कोर्स भी नहीं है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट उसके एग्जाम भी नहीं देते, मुश्किल से 1000 स्टूडेंट उसकी प्रिपरेशन करते होंगे, एग्जाम देते होंगे, उसके लिए भी अलग से पेपर कोड है, उसके लिए अलग से पेपर प्रिपेयर होता है। लेकिन DU LLB जिसके अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, इतनी सारे सीट्स हैं, उसके लिए अलग से पेपर नहीं है। तो ये मेन गलती यहाँ पे DU की है। खैर, इसके अंदर 40 मार्क्स का आपका लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन आएगा जो आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एप्टीट्यूड की पूरी प्रिपरेशन मैं करवाने जा रहा हूँ। आपको सारी की सारी वीडियोस जितने भी लीगल एप्टीट्यूड के अंदर जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए या किसी और यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है, तो उसकी प्रिपरेशन आप इस चैनल से कर सकते हो। सारी वीडियोस आपकी इस चैनल पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी कुछ ही दिनों से। बाकी रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश का सेक्शन ये आपका सेम है CUET PG की तरह, ये आपका 30 मार्क्स का आएगा। तो एक्स्ट्रा जो है आपका वो लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन है जो आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ऐसे भी अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो LLB में जाके आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, उसके बेसिक्स आपको पहले से पढ़ने। वो अभी देखो यूट्यूब पे ये सारे कंटेंट ढूंढना लीगल एप्टीट्यूड का उतना ईजी होता नहीं है, आपको उतनी आसानी से मिल नहीं पाता। तो ये सारे कंटेंट जो है लीगल एप्टीट्यूड का वो इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो चाहिए कि और सारे बहुत से यूनिवर्सिटी कौन से जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं DU के अलावा या पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा, तो उस पर वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं ट्राई करूँगा कि एक अलग से वीडियो बना दूँ
कि और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका ड्यू में स्कोर ठीक नहीं हो पा रहा है या आपका एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया तो उस केस में। बाकी एक मैंने बता दिया आपको कि पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा आपके लिए बैकअप ऑप्शन है, इसमें आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। पैटर्न मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। लीगल एप्टीट्यूड आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन मैं इस चैनल पे आपको करवाऊंगा। बाकी ड्यू का ग्रुप और पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई और आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, वहाँ पे मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बेसिक ओवरऑल यही है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी, अप्रोक्सीमेटली कंफर्म तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी बैकअप ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपेयर करो। जब भी फॉर्म वगैरह आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, आपको सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन जो है वो अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी एग्ज़ाम की मीडियम की बात करें तो इंग्लिश में तो एग्ज़ाम होता ही है, इसके अलावा जो बाकी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और पंजाबी मीडियम में भी दिए हुए रहते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आप आराम से दे सकते हो। बाकी अगर कोई पंजाब से स्टूडेंट है जिसको पंजाबी मीडियम में पढ़ा हुआ है तो आप पंजाबी में भी क्वेश्चन वहाँ पे पढ़ के देख सकते हो। बाकी जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन है ये सिर्फ इंग्लिश के ही रहेंगे, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा पेपर पैटर्न है पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर। एक आपको डिटेल स्ट्रेटेजी चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी मैंने आपको जैसे बताया लीगल एप्टीट्यूड की डिटेल वीडियोज़ पूरा सिलेबस की वो आपकी इस वीडियो पे इस चैनल पे अपलोड की जाएंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।